अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कल मैं एक ऑफिशियल गैदरिंग थी डिपार्टमेंटल, उसमें बिजी था, तो इसलिए मैं नहीं ज्वाइन कर सका क्लास को। उसके लिए बहुत माजरत। हम उसका या तो कोई अल्टरनेटिव देंगे या रिकॉर्डेड लेक्चर देंगे। आवाज़ ठीक आ रही है लतीफ़? यस सर। ओके। आज मेरे ख्याल में हमने कल पढ़ा था स्टडी का पोर्शन, जो लास्ट क्लास की उसमें हमने पढ़ा था स्टडी का मेथड के बारे में। स्टार्ट अगर आपके स्टडी में अच्छा कोई फॉरेन इवेलुएशन के लिए थीसिस राइटअप कर रहे हैं जिसमें पीएचडी है या कोई इस तरह का है, तो उसमें आपके बाकी आप तराश खराश उसमें खुद करेंगे, ट्रिमिंग खुद करेंगे। लेकिन आपने ये करना है कि अगर मैं कंक्लूड करूँ प्रीवियस लेक्चर को, तो उसमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ना हो जो एब्रुप्टली इस तरह आ गई हो कि जैसे पता ही ना हो। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन दिए हैं तो उसकी भी रीज़न पता हो, और ये सारी चीज़ें। आज हम प्रॉपर आते हैं अपने स्टडी मेथड की तरफ। और इसमें हम ये करते हैं कि जो अगर स्टार लें तो हम इसी तरह करते हैं। तो हमारे पास रिसर्च डिज़ाइन है, देखें आपके सामने। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा। एक तो हम ये करते हैं कि कोरिलेशनल क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिज़ाइन लिख देते हैं। आपके पास मेजर जो डिज़ाइन हैं उनमें क्वांटिटेटिव रिसर्च में दो आपके रिसर्च बेस्ड डिज़ाइन हैं, एक स्टेटिस्टिकल एनालिसिस बेस्ड डिज़ाइन है। तो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस बेस्ड डिज़ाइन जो है वो कोरिलेशनल है, और रिसर्च बेस्ड रिसर्च डिज़ाइन जो है ना, जिसमें आप क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल यूज़ करते हैं, क्रॉस सिक्वेंशियल भी हो सकता है। हमारे यहाँ ये मसला है, हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं कोरिलेशनल एंड क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिज़ाइन हम यूज़ करेंगे। तो उस पर मैं आप सबको पता होगा क्रॉस सेक्शनल रिसर्चेस की डेफिनेशन का। कोई अगर मेरे साथ शेयर करना चाहे तो आई विल बी रियली ग्रेटफुल। जी, क्रॉस सेक्शनल रिसर्चेस के बारे में कोई मेरे साथ अगर शेयर करना चाहे, क्रॉस सेक्शनल रिसर्चेस क्या होती है? सर मुझे आइडिया है थोड़ा बहुत, शायद मैं गलत हूँ। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। देखिए, बताना मैटर करता है, गलत या सही बताना मैटर नहीं करता। सर इसमें ये होता है कि ग्रुप सर डिफरेंट ग्रुप के लोगों पे होती है, लाइक एक कल्चर के लोग डिफरेंट और डिफरेंट टाइप के, और एज का डिफरेंस आ रहा होता है। मुझे ठीक तरह से याद नहीं आ रहा कि एक ग्रुप लेते हैं आप डिफरेंट एजेस का, उसके बाद दूसरा ग्रुप लेते हैं डिफरेंट एजेस का। सर मुझे ठीक तरह से याद नहीं आ रहा। मैं कुछ कहना चाहूँ। जी जी, आप क्यों कुछ कहना चाहते हैं? आप सारा कुछ कहना लेते हैं हमारे साथ। सर इसमें जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है, इसमें डिफरेंट पार्ट्स को एक ही टाइम पे स्टडी किया जा रहा होता है, या डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल को एक ही टाइम पे स्टडी किया जाता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी के अंदर। ओके, मुज़ना इनाम, क्या आप हमारे साथ अपना कुछ अल्फाज शेयर करेंगे अबाउट क्रॉस सेक्शनल रिसर्च? ज़रफ़शां, ताज, अफशीन, 6 लोग हैं कम से कम, आप तो कर ही लें। अस्सलाम वालेकुम जी सर, इसमें हम डिफरेंट ग्रुप से एट अ वन टाइम हम डाटा कलेक्ट करते हैं। गुड गुड, वेल डन। और शॉर्ट टाइम बिग स्टडी मोर ग्रुप्स। वाह, क्या आपने काफ़ी रदीफ सेट किया अफशीन, गुड, वेल डन। और मेरे ख्याल में हो गए हैं पार्टिसिपेंट। ज़रफ़शां, ताज रह गए हैं। खैर, वो शायद अपना इल्म हमसे छुपा रही हैं, वो हमारे साथ नहीं शेयर करना चाहती। हम आगे चलते हैं।
अब क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल में जो डिफरेंस है वो ये है, मेजर डिफरेंस। जब आपकी रिसर्च के जो ग्रुप हैं, पहली बात जो गौर तलब है वो ये है, जब आपकी रिसर्च के जो ग्रुप हैं वो उनमें टाइम ड्यूरेशन का डिफरेंस होना लाजिम है। अगर रिसर्च के ग्रुप्स में टाइम डिफरेंस नहीं एग्जिस्ट करता तो वो क्रॉस सेक्शनल नहीं होगी। मिसाल के तौर पे जैसे कल्चर के हवाले से बात चल रही थी हमारे यहाँ कि हम डिफरेंट कल्चर से लोग लेंगे, तो जब हम डिफरेंट कल्चर से लोग लेंगे तो उनमें ना टाइम ऑर्डर कोई डिफरेंस नहीं है, ग्रुप्स तो हैं। असल में हम हाफ डेफिनेशन पे फोकस करते हैं जब हम डिफरेंट ग्रुप से सेम टाइम में डेटा लें। अब जब बात सेम टाइम की हो रही है तो इसका मतलब है कि ग्रुप में टाइम डिफरेंस होना लाजिम है। मिसाल के तौर पे अगर आप जेंडर के ऊपर रिसर्च कर रही हैं, दो ग्रुप्स तो जेंडर में भी हैं, मेल और फीमेल, तो लेकिन मेल और फीमेल के ग्रुप्स में कोई टाइम एंड ऑर्डर डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए आप एट अ टाइम डेटा लें जेंडर का तो वो क्रॉस सेक्शनल नहीं होगी। इसी तरह फैमिली सिस्टम है तो उसका कोई मुनज़्ज़म हमारे पास टाइम गैप नहीं है कि पहले वो इसमें होगा फिर उसमें होगा, मतलब पहले वो फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर जॉइंट सिस्टम में होगा फिर वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में चले जाएगा, ऐसा कोई डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसी स्टडीज जिनमें आप ग्रुप से डेटा ले रहे हो और सेम टाइम स्लॉट में ले रहे हो, वो अगर उनमें टाइम ग्रुप्स में टाइम डिफरेंस नहीं है तो वो क्रॉस सेक्शनल नहीं होगी। अब मैं बताता हूँ क्रॉस सेक्शनल कौन सी होगी। फॉर एग्जांपल पहले मैं बड़ी बेसिक एग्जांपल से शुरू करता हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर आप BS फर्स्ट सेमेस्टर और BS 8 सेमेस्टर के दो ग्रुप बनाए हैं तो आप उनके दरमियान कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, तो अब BS फर्स्ट और BS 8 में टाइम डिफरेंस है, तो ऐसे ग्रुप्स को आप क्रॉस सेक्शनल कह सकते हैं अगर सेम टाइम स्लॉट पे लेंगे। उसकी वजह यह है कि आपकी रिसर्च क्रॉस सेक्शनल तब होती है जब आप उसका अल्टरनेटिव डिजाइन लॉन्गिट्यूडनल ले सके। जिस ग्रुप्स के अल्टरनेटिव डिजाइन आप लॉन्गिट्यूडनल ना ले सके तो आप उस रिसर्च को क्रॉस सेक्शनल नहीं कह सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे मुमकिन है ना कि जो BS फर्स्ट में है उनकी आप मेंटल हेल्थ चेक कर लें, ये साइकोलॉजिकल ग्रिप चेक कर लें, और जो आपके 8 सेमेस्टर में हो उन पे भी आप उसी वक्त उनकी साइकोलॉजिकल ग्रिप चेक करके दोनों को कंपेयर कर दें, तो ये आपकी क्रॉस सेक्शनल होगी। और अब इसको लॉन्गिट्यूडनल अगर बनाना है तो आप पहले सेमेस्टर में उनसे डेटा लें, फिर उनको 4 साल पढ़ाएं, जब वो 8वें सेमेस्टर में है फिर उनसे डेटा लें, तो ये लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगी। तो जिस रिसर्च के ग्रुप्स में लॉन्गिट्यूडनल अल्टरनेटिवली ना बने उसको हम फिर नहीं बना सकते, वो क्रॉस सेक्शनल नहीं होती। अब देखो जेंडर का आप मेल से आज डेटा ले लो, फीमेल से बेशक आप 1 साल बाद डेटा लो, तो ग्रुप में कोई टाइम डिफरेंस नहीं एग्जिस्ट करता। आप बलूचिस्तान से आज डेटा ले लो, पंजाब से 1 साल बाद डेटा ले लो, तो अल्टरनेटिवली लॉन्गिट्यूडनल वो नहीं बन सकता। तो यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक हो गया सर। सर इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि बेसिकली अगर हमें अपने तौर पर समझना हो कि हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी को डिफरेंट पार्ट्स में जब डिवाइड करके कर रहे होते हैं तो वो क्रॉस सेक्शनल होगी। जब आप लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज के जो डिफरेंट आप ग्रुप्स एक्सपेक्ट करते हो कि हम उन्हें, मतलब मैं दूसरी मिसाल देता हूँ, आपने कहा कि अडोलिसेंट के प्रॉब्लम्स अडल्ट्स के प्रॉब्लम, आज जब वो अडोलिसेंट की एज में थे आपने डेटा ले लिया, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसी वक्त के अडल्ट से डेटा लेके दोनों को कंपेयर कर लें, या आप उन अडोलिसेंट को अडल्टहुड तक इंतजार करें, जब वो अडल्ट बने फिर आप उनसे डेटा लें। ठीक ठीक ठीक। तो अब अगर आप उनके अडल्टहुड का इंतजार करेंगे तो वो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल होगी। यस सर। और अगर आप उसी टाइम स्नैप में टाइम स्लॉट में एग्जिस्टिंग जो आपके पास कंपेयरेबल ग्रुप है अडल्ट का, आप उनको ले लेंगे तो ये आपकी क्रॉस सेक्शनल होगी।
अब यहाँ पे कुछ मेरे मुअज़्ज़िज़ दोस्त हैं जो ये कमेंट करते हैं कि जेंडर भी तो ग्रुप है, हम इसलिए इसे क्रॉस सेक्शनल कह देते हैं, हम जेंडर डिफरेंसेस देख लेंगे। तो अब होप सो आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम क्रॉस सेक्शनल का वर्ड सिलेक्टिवली कब यूज करेंगे। एक मतलब कोरिलेशनल और क्रॉस सेक्शनल आप तब यूज करेंगे जब आप का फोकस एक फोकस हो कोरिलेशन। कोरिलेशन में रिग्रेशन हो सकता है, मीडिएशन हो सकती है, मॉडरेशन हो सकती है, मॉडल टेस्टिंग जितनी भी एडवांस है वो सारी कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन के तहत होती है। और फिर दूसरा, आपका ऐसा कोई स्टडी का पर्पस हो जिनमें आप ग्रुप्स कंपेयर कर रहे हो और उन ग्रुप्स के दरमियान कोई टाइम स्नैप का, टाइम स्लॉट का डिफरेंस डिफाइंड मौजूद हो, तो आप उसको क्रॉस कोरिलेशनल एंड क्रॉस सेक्शनल डिजाइन कह सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो वो कोरिलेशनल होगी। जी, यहाँ तक सबको समझ आ गई? सर ये लास्ट वाली बात रिपीट कर दें काइंडली। हाँ, कोरिलेशनल और क्रॉस सेक्शनल की हम बात कर रहे थे कि आपकी स्टडी कोरिलेशनल एंड क्रॉस सेक्शनल हो सकती है, मेरा ये बात है, ये नहीं कि नहीं हो सकती, लेकिन हम गलत उसे रिपोर्ट करते हैं। आपकी स्टडी में जब कोरिलेशन के साथ साथ कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव मौजूद हो जो उन ग्रुप्स के दरमियान डिफरेंसेस फाइंड आउट कर रहा हो, जिन ग्रुप्स के दरमियान टाइम का डिफरेंस एग्जिस्ट करता हो, ऐसे ग्रुप्स ना हो जिनके दरमियान टाइम का जो है ना डिफरेंस एग्जिस्ट ना करता हो। या इसकी ये डेफिनेशन नहीं है कि आपने एक ही दफा जब डेटा कलेक्ट किया तो वो क्रॉस सेक्शनल है, नहीं, ये हाफ डेफिनेशन है। एक दफा मतलब एक टाइम स्लॉट में डेटा कलेक्ट करें और फिर ग्रुप्स होने चाहिए, ये उसका दूसरा पार्ट है। उन ग्रुप्स के दरमियान टाइम का डिफरेंस एग्जिस्ट करे लाजिम। यस सर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई? यस सर। ओके, हमने सैम्पलिंग स्ट्रेटजीज और सैंपल के ऊपर बात की हुई है। तो सैम्पलिंग स्ट्रेटजी, अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर सैंपल साइज की हेडिंग होती है पहली, कुछ के अंदर जस्ट सैंपल होती है, कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर सैंपल एंड सैम्पलिंग स्ट्रेटजी होती है। तो जहाँ पे आपके पास सैंपल मतलब सैम्पलिंग स्ट्रेटजी हो तो वहाँ पे जस्ट आपने बताना है कौन सी स्ट्रेटजी आप यूज कर सकते हैं। और जहाँ पे मतलब आप सैंपल साइज या सैंपल के बारे में बता रहे थे तो इसका मतलब होता है कि आपने सैंपल का नंबर बताना है। ठीक है, तो हमारे पास सैम्पलिंग स्ट्रेटजी आपको मैंने डिस्कस की हुई है इससे पहले, इसलिए की थी ताकि हमारे लिए आसानी रहे। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि आप मतलब अगर सिंपल बताना है तो आप उसमें बता सकते हैं, अगर इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया तो पर्पसिव है, अगर आप इक्वल नंबर ऑफ मेल फीमेल कलेक्ट कर रहे हैं, ओवरऑल नंबर आपको नोन नहीं है तो कोटा सैम्पलिंग हो सकती है। अगर आप इस तरह कर रहे हैं कि जिसमें आपको पहले कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई सिटी, कोई मोहल्ला, कोई सूबा पहले डिसाइड करना पड़ रहा है, उसके बाद आपको पॉपुलेशन डिसाइड करनी पड़ रही है, तो वो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग होगी। ये कोई टेक्निक नहीं है, ये मतलब सिंगल स्टेज, ये जो आपके सामने डिस्क्राइब हुई है ये सिंगल स्टेज सैम्पलिंग है। मतलब ये जब आप एक स्टेज पे सैंपल रिक्रूट करने का बता देते हैं तो वो सिंगल स्टेज सैम्पलिंग होती है। तो मल्टी स्टेज को सैम्पलिंग की कोई टेक्निक नहीं है, मतलब आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये प्रॉपर कोई टर्म है। मल्टी स्टेज का मतलब है कि मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर सैंपल को नैरो डाउन करना, पहले शहर, फिर मोहल्ला, फिर उसमें से पार्टिसिपेंट, इसे कहते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी। हर स्टेज पे आपकी सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। हो सकता है हर स्टेज पे आप पर्पसवली, मतलब हर स्टेज पे शहर भी आप पर्पसवली रिक्रूट कर रहे हो, मोहल्ले भी आप पर्पसवली रिक्रूट कर रहे हो, और पार्टिसिपेंट भी आप पर्पसवली रिक्रूट कर रहे हो। और ये भी मुमकिन है कि आप शहर कन्वीनियंटली रिक्रूट कर रहे हो, मोहल्ले पर्पसवली रिक्रूट कर रहे हो, और पार्टिसिपेंट आप सिक्वेंशली रिक्रूट कर रहे हो। तो ये आपको डिपेंड करता है। सर ये वाली जो आपने मल्टी स्टेज सैम्पलिंग बताई है इसकी जरूरत हमें कब पड़ती है? इसकी जरूरत हमें एक्चुअली हर जगह पड़ती है।
ठीक है, लेकिन क्योंकि कम मतलब ज्यादा फेमिलियरिटी ना होने की वजह से फिर हम मतलब देखें ना, आप मुझे बताएं कि आप जिस चीज पे भी रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, आप फॉर एग्जांपल मैं एक इसी से एग्जांपल, आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पे रिसर्च कर रहे हैं, यस सर। तो आप मुझे बताएं कि आप कैसे डिसाइड करेंगे। यूनिवर्सिटी तो आपने डिसाइड करनी है, शहर भी आपने डिसाइड करना है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होगी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी, कैसे आप डिसाइड करेंगे? आप ऐसे अंदर जाकर तो पर्पजबली नहीं रिक्रूट कर लेंगे। तो अगर पहले आप यूनिवर्सिटी किसी सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी के तहत डिसाइड करेंगे, फिर उसमें से पार्टिसिपेंट आप किसी सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी से रिक्रूट करेंगे, इसको कहते हैं मल्टी स्टेज। अब फॉर एग्जांपल आप ऑर्गेनाइजेशन पे रिसर्च कर रहे हैं, परफॉर्मेंस देख रहे हैं लोगों की काम की, तो अब उस ऑर्गेनाइजेशन में से मैं मिसाल देता हूं कि आपने मतलब एक रिसर्च करनी है मतलब टीचिंग या इस पे बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, तो बैंकिंग सेक्टर में से आप में से नेशनल बैंक मतलब है इसका, और आप किस रीजन के लेंगे, मेन ब्रांचेस लेंगे, सब ब्रांचेस के एम्प्लॉयज लेंगे, क्या ये सारी चीजें आपने डिसाइड करनी होती है, लेकिन हम नहीं करते। और नेक्स्ट हमारे पास सैंपल साइज के बारे में हम अक्सर बात पहले कर चुके हैं, मैं फिर भी एक दफ़ा आपको ओवरव्यू करा देता हूं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। हमारे पास देखिए, ये सैंपल साइज जो कैलकुलेट किया गया है, ये हमारे पास जैक्सन और क्लाइन के फार्मूले के तहत है, जो हमने n/q के तहत किया था, जिसमें हमारे पास n था नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट और Q था सर स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी? यार क्यों नहीं हो रही स्क्रीन? मैंने तो ये इसी के नीचे है सर, ये हमें मतलब हो रही है। सैम्पलिंग और सैम्पलिंग स्ट्रेटजी। जी जी ये इसी में है। ओके सर। मैं और दूसरी लाइन है यार, अभी बादाम शदाम खाया करो, निगाह आपकी कमजोर हो गई है। मैंने कहा शायद आप दोबारा से इसी पेज पे चले गए जहाँ पे वो पढ़ाया। नहीं नहीं ये देखिए, तो ये तो मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है, होप सो इसको मुझे डिस्कस करने की ऐसा जरूरत नहीं, ऐसे है ना? यस सर। तो आपको तीन मतलब दिखा बताया मैंने, जी पावर, डैनियल सोपर और जैक्सन एंड क्लाइन, तो ये फार्मूलाज हमने डिस्कस किए हुए हैं। अब हम बात करते हैं इंक्लूजन क्राइटेरिया एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। अच्छा, जब हम इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया की बात करते हैं, इसमें जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं वो एक ये होती है कि हम अक्सर मतलब जो हमारा इंक्लूजन क्राइटेरिया में बात लिखी होती है वही हम बताते हैं कि इसके अलावा हम एक्सक्लूड कर देंगे, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। जैसे मैं बात करूँ ना, एज रेंज ऑफ सैंपल विल बी फ्रॉम 18 to 30 ईयर्स, तो हम नीचे लिख देते हैं कि पार्टिसिपेंट जिनकी एज 18 साल से कम और 30 साल से ज्यादा होगी विल बी एक्सक्लूडेड। तो ये दरअसल हमारे पास रेप्लिकेशन है, रिपीट कर रहे होते हैं, रेपिटेशन है हमारे पास, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब अब कॉमन सेंस की बात है, जो लोग हमने इंक्लूजन क्राइटेरिया में लिख दिए हैं वो मतलब इसके अलावा जो लोग हैं वो एक्सक्लूडेड हैं। यस सर। और सर ये पर्पसिव सैम्पलिंग में ही लिखते हैं या डिफरेंट सैम्पलिंग के साथ लिखना पड़ता है हमें ये? आप कोटा के साथ मतलब कन्वीनियंट सैम्पलिंग के साथ आप इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया नहीं देते, इसलिए मोस्टली हमारी पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक होती है। लेकिन हम मतलब ड्यू टू सम कंसेप्चुअलाइजेशन तो हम फिर उसे इनकन्वीनियंट लिख देते हैं। हम कन्वीनियंट इसलिए लिख देते हैं कि हम सोचते हैं कि बस हमें कन्वीनियंटली मिला है, और दूसरा या तो हम रैंडम लिख देते हैं, हालांकि रैंडम तो मतलब किसी भी हवाले से फिट नहीं होती। यस। तो दरअसल आपका जो हमने पढ़ा था मिक्स मिन कान का प्रिंसिपल, मिक्स मिन कान का प्रिंसिपल, उसमें था मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सटेनियस वेरिएबल। मिक्स मिन में मिक्स मिन
कान प्रिंसिपल, जिसमें मैंने कहा था हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल को 3 तरीकों से डील करते हैं, थ्रू मेथडोलॉजिकल कंट्रोल, थ्रू स्टैटिस्टिकल कंट्रोल, बाय कैचिंग एज अ स्टडी वेरिएबल। याद है, हल्का सा मैंने ये बात डिस्कस की हुई है। यस सर। इसमें मैंने बताया कि था कि हमारे पास मीडिएटर और मॉडरेटर कहाँ से हैं। तो मेथडोलॉजिकल कंट्रोल दरअसल यही है कि आप एक्सट्रेनियस वेरिएबल को मैक्सिमम लेवल तक यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश करें, लेकिन हम 100% एक्सट्रेनियस वेरिएबल को किसी भी एक मेथड के तहत कैटर नहीं कर सकते। ना सारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल को हम स्टडी वेरिएबल ले सकते हैं, न सारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल को हम मेथडोलॉजिकली कंट्रोल कर सकते हैं, न सारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल को हम स्टैटिस्टिकली कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए कुछ वेरिएबल हम स्टडी वेरिएबल ले लेते हैं, कुछ वेरिएबल हम मेथडोलॉजिकली कंट्रोल करते हैं, और जो बच जाते हैं वो स्टैटिस्टिकली कंट्रोल होते हैं। जैसे मैंने अक्सर मिसाल देता हूं, देखिए ये कोई भी टॉपिक है, कोई भी दुनिया का टॉपिक है, तो 18 से 30 साल के लोगों में डिफरेंस तो आ रहा होगा। यस सर। क्या ऐसा मुमकिन था कि मैं सारे 18 साल के लोग लेता? बहुत मुश्किल हो जाती ना। यस सर। अगर मैं मतलब लेने की कोशिश करता कि मैं फुली मेथडोलॉजिकल कंट्रोल करूं, लेकिन 18 साल के लोग लेने में मुझे बड़ी दिक्कत पेश आती। तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मेथडोलॉजिकल कंट्रोल को स्ट्रिंजेंट नहीं रखा, थोड़ा लूज रखा है, ताकि मैं इसको इस वाली इंफॉर्मेशन को डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन परफॉर्मा के अंदर पूछ के स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में कंट्रोल कर लूंगा। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि हमारी जो जितनी भी रिसर्चेज हों उनमें एज मतलब पूछी जाती है। तो इसलिए आपने ये देखना है इंटेलेक्चुअली और लिटरेचर वाइज स्पेसिफिक इंटेलेक्ट जो आपका टॉपिक के हवाले से डेवलप होता है, उसमें जो आपको लगता है जो चीजें आपकी स्टडी को इफेक्ट कर सकती हैं, उनको आपने इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के अंदर मेंशन करना है। मतलब हमारा ये मैं बताने का मतलब ये है कि इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया डेवलप कैसे करें। तो उसकी कॉमन सेंस की बात है कि आप लिटरेचर सर्च करें, जो वेरिएबल आपको लगता है कि आपके स्टडी वेरिएबल्स को इफेक्ट कर सकते हैं, जो डेमोग्राफिक वेरिएबल हैं, साइकोग्राफिक वेरिएबल हैं, जो आपके स्टडी वेरिएबल्स को इफेक्ट कर सकते हैं, उनको आप सेपरेट करें, साइड पे लिखें और देखें इनमें से कौन से वेरिएबल आप स्टडी वेरिएबल ले सकते हैं, कौन से वेरिएबल आप मेथडोलॉजिकल कंट्रोल में कंट्रोल कर सकते हैं, और कौन से वेरिएबल आप फर्दर डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन परफॉर्मा के अंदर पूछ के स्टैटिस्टिकली कंट्रोल कर सकते हैं। एक अब ये है बनाने का तरीका। अब लिखने का तरीका ये है कि आपने ऐसा नहीं लिखना कि मतलब जो मतलब आपके पास इंक्लूजन क्राइटेरिया के अंदर जो लोग हैं उनको निकाल के बाकी आप एक्सक्लूड कर, मतलब वही एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में लिखो। अब देखें, जैसे मैंने मिसाल दी कि द एज रेंज ऑफ द सैंपल विल बी फ्रॉम 18 to 30 ईयर्स। अब इससे कम या इससे ज्यादा लिख के हम एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में लिख दें तो रिपीटेड इन्फॉर्मेशन है। हमें पता है कि इससे कम और इससे ज्यादा हमारी स्टडी में नहीं है। अब दूसरी बात यह है, अब देखिए हम कहते हैं कि फिजिकली और साइकोलॉजिकली डिसेबल पर्सन विल बी एक्सक्लूडेड। तो देखें अब इसमें अगर ये लिख देता अब देखिए ये लिखा हुआ तो ठीक है, ये जो दूसरा एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है इसमें कोई मसला तो नहीं है, लेकिन हम अब मुझे ये बताएं कि हम अगर ऐसा लिखेंगे तो हमारा रिव्यूअर हमें ये नहीं कहेगा कि आपने सुसाइडल इंटेंशन और साइकेट्रिक डिसऑर्डर कैसे मतलब किए थे डिसाइड। इसलिए आप सिंपल अपनी आसानी के लिए लिख देते हो कि वो जो क्लिनिकली डायग्नोस्ड होंगे, अदर
अदरवाइज हमें नहीं पता। यस सर। देखिए अगर आप वैसे लिखते हैं तो आप कभी भी नहीं बता सकते। या तो आप सुसाइडल इंटेंशंस पहले मेजर करें, फिर तमाम साइकेट्रिक डिसऑर्डर का डायग्नोसिस करवाएं, उसके बाद वो बंदा जब मेंटली हेल्दी नजर आए फिर आप उसे लें। या आप लिख दें और एक वर्बल क्वेश्चन करके पूछ लें कि आपको कोई पहले से किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को विजिट किया है, क्या मकसद था। सिंपल क्वेश्चन में आप इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक। यानी कि सर हम जनरल बात कर रहे होंगे, हम कोई स्पेसिफिक चीज को टारगेट नहीं करेंगे, या अगर हम करेंगे तो फिर उसका 100% हम श्योर करेंगे चीजों को। हाँ बिल्कुल। या तो मतलब आप ऐसी बात करेंगे कि जो मतलब अगर आप जनरल बात कर रहे हैं तो आपको उसको फिर बताना होगा, मतलब स्पेसिफिक बात करेंगे तो आपको उसको बताना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं ना कि मैं ओवरवेट पे रिसर्च कर रहा हूँ, मतलब ओवरवेट पीपल पे, तो फिर आपको बीएमआई कैलकुलेट करना आता हो, वेट मशीन आपके पास हो, हाइट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपके पास हो, आप उनकी हाइट मेजर करो, आप उनका वेट निकालो, बीएमआई निकालो और देखो कि वो आपके डेटा में फिट इन आते हैं तो डेटा लो वरना ना लो। ठीक है, यहां तक पता चल गया है। यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन की। आप में से किस किस को ऑपरेशनल और कंसेप्चुअल डेफिनेशन आती है? क्या होती है ऑपरेशनल और कंसेप्चुअल डेफिनेशन? दोनों में डिफरेंस क्या है? सर आई थिंक जो कंसेप्चुअल डेफिनेशन होती है वो एक्चुअल उसका मीनिंग बता रही होती है, और जो ऑपरेशनल डेफिनेशन होती है आई थिंक वो हमें बता रही होती है कि हम किस तरह से किसी भी वेरिएबल को मेजर करेंगे। आई थिंक बट आई एम नॉट कंफर्म सर। सर मैं भी बताना चाहती हूँ, ऑपरेशनल डेफिनेशन जो होती हैं वो मेरे ख्याल से बुकिश डेफिनेशंस होती हैं। कंसेप्चुअल जो कि हम अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट लिखते हैं। सर आपका माइक। हाँ मुझे अंदाजा हो गया, सॉरी। तो वो ना कंसेप्चुअल डेफिनेशन दरअसल आपकी ये होती है कि आप इसमें एक दफा ऑपरेशनल डेफिनेशन देते हैं। मैं जैसे मिसाल दे रहा था म्यूट माइक के साथ, वो ये थी कि टेम्परेचर आप मेजर करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब आप पहले बताएंगे कंसेप्चुअली कि टेम्परेचर क्या है। ठीक है, फिर आप बताएंगे कि आप टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे, और फिर जो स्कोर आएंगे उनका आपके हिसाब से क्या मतलब होगा। ये ऑपरेशनल डेफिनेशन। तीन चीजें, एक आपने उसे कंसेप्चुअली डिफाइन करना है कि मतलब ये चीज क्या है, और इसे आप मेजर कैसे करेंगे, और तीसरा इसकी जो स्कोर्स आएंगे उनको आप कैसे कंसीडर करेंगे। कंसेप्चुअल डेफिनेशन, मेजर, और नेक्स्ट स्कोर्स। ये तीन चीजें आपके पास होना लाजिम है ऑपरेशनल डेफिनेशन। जैसे मैंने आपको बताया है कि कंसेप्चुअल डेफिनेशन क्या है, मतलब वो चीज क्या है, उसको आप मेजर कैसे करोगे, और उसके स्कोर्स क्या होंगे।
ठीक है, अब मैं मिसाल देता हूँ। अब यहाँ पे जो आप कंसेप्चुअल डेफिनेशन देते हैं, रिकमेंडेड ये है कि आप जिस आथर का मायरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसके मुताबिक डिफाइन करें कि आपका कंस्ट्रक्ट क्या है। सर कंस्ट्रक्ट से मतलब वेरिएबल। तो ये आपने नोट करना है कि ये चीज सेम है कि नहीं। ये मतलब आपका रिव्यूअर थोड़ा बहुत इस पे फोकस करता है। ये देखें कि आप कंसेप्चुअल डेफिनेशन लतीफ की ले रहे हैं और स्केल मेरा यूज कर रहे हैं, तो मतलब हो सकता है लतीफ की जो डेफिनेशन है वो और किसी पर्सपेक्टिव पे हो और मेरा स्केल किसी और पर्सपेक्टिव पे बिलोंग करता हो। ठीक है, यानी कि सर ये फिर तीनों चीजें हमें एक ही ऑथर से मिल जाएंगी, फिर तो डेफिनेशन भी मिल जाएगी। ये तो मतलब तीनों कंसेप्चुअल डेफिनेशन, मेयर्स और स्कोर्स, जाहिर बात है आपकी ये तो दोनों जो है ना, ये वाले दो ये तो आप सेम देंगे। तो यहाँ पे असल में ज्यादातर स्टूडेंट रोला करते हैं, वो कंसेप्चुअल डेफिनेशन किसी और की लिखते हैं, मेयर्स किसी और का होता है, स्कोर तो फिर वो डेफिनेटली उसी के देते हैं जिसके वो स्कोर्स जिसका मेयर बताते हैं। तो ये आपने बात ज़हन नशीर रखनी है कि जिससे आप कंसेप्चुअली डिफाइन कर रहे हैं उसी का आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो उसी डेफिनेशन के बेस पे, और फिर आप स्कोर्स को क्या करेंगे, और जब स्कोर्स आपके पास आ जाएंगे उनके साथ आप क्या करेंगे। ये देखिए, ये स्कोरिंग दी गई है उसकी कि आप स्कोर्स कैसे करेंगे, और जब स्कोर्स आपके पास आ जाएंगे उनके साथ आप कैसे डील करेंगे। ये आपके पास स्कोरिंग है। यहां तक बात समझ आ गई। सर ये नजर नहीं आ रहा, ये हाईलाइट नहीं हो रहा जो आपने टिक कर दिया। मैं हाईलाइट खत्म कर दूं या मैं इसका साइज थोड़ा सा, अब नजर आ रहा है या मैं हाईलाइट खत्म करूं। ठीक है सर, आ रहा है। ऑपरेशनल डेफिनेशन समझ आ गई है सबको, या मैं दोबारा रिपीट करूं। ये पैटर्न है इसका जो मैंने ऊपर मेंशन किया है कि पहले आपने बताना है कंसेप्चुअल डेफिनेशन सेम आथर की जिसका आप स्केल यूज कर रहे हैं, जिसकी आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, फिर उसका स्कोर्स, और स्कोर्स को आप कैसे कंसीडर करेंगे। अब एक बात है, सम टाइम हमारा जो स्केल है उसकी स्कोरिंग और होती है लेकिन हम और तरीके से कंसीडर कर रहे होते हैं। मैं मिसाल देता हूं, फॉर एग्जांपल आप डिप्रेशन मेजर कर रहे हैं, ठीक है, डिप्रेशन के तो कट ऑफ है। यस सर। अगर आपके रिसर्च का पर्पस ये नहीं है कि आप ये नहीं देखना चाहते कि माइल्ड के कितने लोग हैं, मॉडरेट डिप्रेशन के कितने लोग हैं, मतलब ये आपकी रिसर्च का पर्पस नहीं है, आप ऐसे लेना चाह रहे हैं कि मतलब डिप्रेशन और अग्रेशन का कोरिलेशन देखना चाह रहे हैं, तो फिर आप डिप्रेशन को जो है ना कंटिन्यूअस स्कोर लेंगे, उसके आप कट ऑफ स्कोर्स नहीं ले रहे होंगे। नहीं समझ आई? अगर वो ऑलरेडी दिया गया है डिफॉल्ट ही उसका कट ऑफ, तो हम कंसीडर कैसे हाँ, करेंगे इसका? वो डिफॉल्टेड दिया गया लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है।
तो आप उसके स्कोर, जैसे आपने पॉजिटिव कोरिलेशन तो पढ़ा होगा। यस सर। अब उसमें क्या है कि एग्रेशन के बढ़ने से डिप्रेशन बढ़ेगा। यस सर। मतलब आप ये तो कहीं नहीं कह रहे कि एग्रेशन के बढ़ने से डिप्रेशन माइल्ड से मॉडरेट हो जाएगा। यस सर। तो इसलिए आप उसकी स्कोरिंग को कैसे अपनी स्टडी में कंसीडर करोगे, यही तो ऑपरेशनल डेफिनेशन है। ये सर फिर हम खुद डिसाइड कर रहे होते हैं, इसका मतलब ये हमारी स्टडी डिसाइड करा रही होती है या फिर ऑथर डिसाइड कर रहा आपकी होता है? स्टडी का हाइपोथेसिस डिसाइड करवा रहा होता है। ठीक ठीक, सही हो गया। मैंने कहा है कि अगर आपकी स्टडी में ये नहीं है कि आप माइल्ड, मतलब आप कट ऑफ पे कोई रेंजेस नहीं देख रहे, आप उसको एज अ कंटिन्यूअस स्कोर ले रहे हैं। मतलब जब आप कोरिलेशन में ले रहे हैं तो कंटिन्यूअस स्कोर ही ले रहे होंगे कि मतलब डिप्रेशन के बढ़ने से एग्रेशन बढ़ गया। ऐसे ही है। तो ये एक चीज है कि आप उसकी, मतलब ये ना हो कि आप यहाँ पे मतलब कट ऑफ लिख दो डिप्रेशन के, लेकिन आप अपनी स्टडी में उसे एज अ कंटिन्यूअस लो, तो सॉरी एज अ मतलब कट ऑफ लो। यहाँ पे आप कंटिन्यूअस लिख दो और अपनी स्टडी में मतलब उसकी कट ऑफ्स लें। ये बात समझ आ गई है शायद, पहले मैं सेम बात रिपीट कर गया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे आप अपनी स्टडी में एज अ कट ऑफ मेंशन करें, लेकिन अपनी स्टडी के अंदर जब आप एनालिसिस का पोर्शन कर रहे हो तो उन्हें एज अ कंटिन्यूअस आप ले रहे हैं। सर यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था कि मुझे क्लियर कर दीजिए कि मैं समझ रहा था ये जो आपने बोला ना कि ऑपरेशन डेफिनेशन में हम देखेंगे स्कोर को क्या करना है, तो ये हमें ऑथर ही स्केल ही बता रहा था, स्कोरिंग ही, यानी कि जो स्कोरिंग दी होती है स्केल के साथ हमें वही बता रही होती है। लेकिन यहाँ पर आपने बताया कि आपके हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग आप देखेंगे चीजों को, तो वो बयान करेंगे हम यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बात सुने। वो आपका ऑथर आपको स्कोरिंग बता रहा होता है, लेकिन अब आप हाइपोथेसिस किस बेस पे बनाते हैं? लिटरेचर की बेस पे। यस सर। तो लिटरेचर ने एटलीस्ट वो इंस्ट्रूमेंट यूज किया होगा और उसे एज अ कंटिन्यूअस वेरिएबल लिया होगा। यस सर। तो वो इसलिए अगर आप ज्यादा बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो आप वहां पे लिखें कि इसके ऑथर की स्कोरिंग ये है, लेकिन प्रीवियस स्टडी में कोरिलेशनल नेचर स्टडीज में इन स्टडीज के अंदर इसे एज अ कंटिन्यूअस स्कोर लिया गया और मेरी स्टडी इन स्टडीज को बेस बना कंटिन्यूअस पे। ठीक हो गया, ठीक हो। फिर ये आपने तमाम मतलब उसका करना है, ऑपरेशनल डेफिनेशन अपने तमाम वेरिएबल्स की लिखनी है। और यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है हमने, फिर हमारे आ जाएंगे इस असेसमेंट मेजर्स। मैं यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि बेस्ट रिसर्च उसे भी समझा जाता है कि आप अपनी पॉपुलेशन को भी ऑपरेशनली डिफाइन करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप यंग एडल्ट्स की टर्म लिख रहे हैं तो आप यंग एडल्ट्स किस थेरिस्ट के मुताबिक लिख रहे हैं और उस थेरी के मुताबिक कितना एज रेंज के लोग यंग एडल्ट्स होंगे, इसलिए आप ये वाले लोग अपनी स्टडी में रिक्रूट करोगे। अगर आप एडोलेसेंट ले रहे हैं, आप मतलब कोई फिजिकल डिसेबिलिटी के चिल्ड्रन ले रहे हैं, तो आप वहां पे लिखेंगे कि फिजिकल डिसेबिलिटी क्या है और कौन से फिजिकल डिसेबिलिटी के लोग आप कंसीडर करेंगे एज अ फिजिकल डिसेबल और उनसे डेटा लेंगे। और सर ये डिफरेंट हो सकते हैं ना, यानी कि जो हमारे मेजर्स हैं स्केल्स हैं उनके अलावा किसी और के भी ऑप्शन को देखा जा सकता है? ये जो आप ये बता रहे हैं पॉपुलेशन का बता रहे हैं कि हमें वही मेजर्स वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए? देखिए वहां पे मेजर वाले को प्रायोरिटी, मतलब वो जो आपको कंसेप्चुअल डेफिनेशन की बात पूछ रहे हैं। यस सर। हाँ देखो, अब फॉर एग्जांपल मैं और आप हैं, मैंने कंसेप्चुअल डेफिनेशन एग्रेशन की दी है और मेरे कंसेप्ट के मुताबिक एग्रेशन है वायलेंट बिहेव करना। यस सर। लेकिन मेरा स्केल नहीं है। आपने एग्रेशन की डेफिनेशन दी है और आपने स्केल भी डेवलप किया है। आपने एग्रेशन की डेफिनेशन दी है कि वायलेंट बिहेवियर एक एग्रेशन की टाइप है, उसके पीछे आपकी वर्बल एग्रेशन है, उसके पीछे आपकी इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन है, मतलब ये 3 टाइप्स हैं। अब मुझे आप बताएं कि अगर एक स्टूडेंट फॉर एग्जांपल अक्सा डेफिनेशन मेरी दे एग्रेशन की और स्केल आपका यूज करे तो अप्रोप्रिएट होगा? नो सर।
हाँ, तो यही वजह है कि सेम आथर की डेफिनेशन स्केल के लिए दी जाए। ठीक है। यस सर। ये पैटर्न है कि अगर आप उनके मतलब जो डेमोग्राफ सॉरी वो यूज कर रहे हैं तो आप उनका बता दें कि आप कौन कौन से यूज कर रहे हैं, उनके एब्रीविएशन के साथ उनके आथर्स के नाम लिख दें। और ये कुछ स्टार्टिंग है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये कुछ मतलब आप इसके साथ असेसमेंट मेजर्स के साथ लिख के एक अपनी बता दें ताकि वो पता चले। अब यहाँ पे डेमोग्राफिक शीट जब हम बनाते हैं तो एक्चुअली जब हम डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन लिखते हैं, आप जाके देखते हैं हजारों थीसिस, वहां पे हम लिख देते हैं कि एज जेंडर फला फला वेरिएबल वर मेजर्ड इन अ डेमोग्राफिक शीट लाइक दिस। आप पहले लिखते हैं अगर स्टार्ट में a self constructed demographic sheet will be administered in addition to other research tools to seek information about responding। अब दूसरी बात, demographic sheet will include which will be measured as continuous variable with age of 18 to 30 years। ये चीज मैं अक्सर कहता हूं कि आप मतलब कह रहे हैं एज हमने मेजर की, जेंडर हमने मेजर किया, मतलब आपका रिव्यूअर क्या करेगा, डेटा शीट तो उसके पास होती नहीं है, वो कहां से चेक करेगा कि आपने एज कैसे मेजर की है। अब मेरी मर्जी है कि 18 से 30 साल की एज को मैं 3 कैटेगरीज बना के कैटेगोरिकली मेजर करूं। फॉर एग्जांपल 18 से 24, 24 से 28, 28 से 30। मुझे एज अ रिसर्चर ये बात मेंशन करनी चाहिए कि मैंने एज को कैसे मेजर किया। अगर आप सिनॉप्सिस लिख रहे हैं तो आप जस्ट ऐसे लिखें, जेंडर विच विल बी मेजर्ड एज अ डिस्क्रीट वेरिएबल एज मेल और फीमेल। अगर आप रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं तो यू कैन आल्सो मेंशन द कोडिंग जो आपने एसपीएसएस में दी है। जेंडर जो कि डिस्क्रीट वेरिएबल में मेल और फीमेल के तौर पे मेजर किया गया और उसमें मेल को कोडिंग 1 असाइन की गई और फीमेल को कोडिंग 2 असाइन की। अब देखिए मैरिटल स्टेटस है तो इसमें यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थे तो मैंने मतलब 2 ही लिए हैं, सिंगल और मैरिड। इसमें मैंने डाइवोर्स्ड, विडो या सेपरेटेड नहीं लिए क्योंकि वो मेरे एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में थे। एक और बात याद रखनी है, फॉर एग्जांपल आप फीमेल पे रिसर्च कर रहे हैं तो हम क्योंकि डेमोग्राफिक किसी और की शीट उठाते हैं तो वहां पे जेंडर पूछा हुआ होता है। नहीं समझ आई? यस सर, समझ आ गया। हाँ, तो मतलब ये देखना है जिन वेरिएबल को आपने कांस्टेंट कर दिया वो डेमोग्राफिक शीट में नहीं आएंगे। जी सर। ठीक है बेटा। डेमोग्राफिक में हम कांस्टेंट वेरिएबल करने से क्या मुराद है? कैसे? मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि अटैचमेंट स्टाइल्स एंड मैरिटल सेटिस्फैक्शन अमंग मैरिड फीमेल्स। आप मुझे बताएं कि उनसे जेंडर पूछना लाजिम है जब आपने मैरिड फीमेल कर दिए? फिर मैरिटल स्टेटस पूछना लाजिम है? ठीक। बस ये मैं कह रहा था जिनको आपने अपने टाइटल के अंदर या स्टडी के अंदर कांस्टेंट कर दिया है तो उन वेरिएबल्स को आपने डेमोग्राफिक में नहीं पूछना। देखिए एजुकेशन लेवल विल बी मेजर्ड एज अ डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कैटेगराइज्ड फॉर एसपीएसएस एज मैट्रिकुलेशन, intermediate and up to master। The religion and family system will be measured as a discrete variable as Islam or others and giant or nuclear family system respectively। Socio-economic, हाँ, one of my favorite variable। How can we measure the socio-economic status? कौन बताएगा? How can we measure the socio-economic status? सर मैं बताऊं थोड़ा सा? थोड़ा सा क्यों बताना बेटा, सारा ही बता दो। सर इसमें कि हम ना डिफरेंट पार्टीशन कर देते हैं। लाइक हमने इनकम देखना होती है, लाइक 15,000 से कम है या 15,000 है, उसके बाद
इस तरह एज का डिफरेंस बना देते हैं हम, ग्रुपिंग कर देते हैं, लाइक 4 से 8, 8 से 12, इस तरह करके इनके डिफरेंट वो बना देते हैं। जैसे 15,000 है, उसके बाद 15 से 25 के दरमियान, 25 से 35 के दरमियान, 35 से 40 के या 45 के दरमियान, उसके बाद इनसे ओके, ज्यादा। मैं अक्सर बताता हूँ, एक मतलब क्वेश्चन एयर पे इनकम लिखी हुई है, अक्सर थी या अफशीन थी। एक क्वेश्चन एयर पे इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन लिखी हुई है 20,000। एक क्वेश्चन पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है 50,000 और एक क्वेश्चन एयर पे इनकम लिखी हुई है 2 लाख। आप मुझे बताएं कि आप इसको कैसे कैटेगराइज करेंगी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के हवाले से। 20,000, दोबारा 50,000 और 2 लाख। सर ये मुझे करना नहीं आ रहा। ओके, कोई और स्टूडेंट जो अटेम्प्ट ले। वैसे आपको काम नहीं लग रहा है ना 2 लाख वाले का अच्छा इकोनॉमिक स्टेटस है? यस सर। गुड। अब मैं बताता हूं कि 2 लाख वाले पे जो गुजारा करते हैं वो 20 लोग हैं, और 50,000 पे 2 लोग गुजारा करते हैं, और 20,000 पे अकेला बंदा गुजारा करता है। आप मुझे बताएं कि कौन ज्यादा गरीब है? गरीब, सॉरी मैं एक नॉन प्रोफेशनल टर्म यूज कर रहा हूँ, मतलब किसका इकोनॉमिकल स्टेटस जो है ना वो मतलब पॉवर्टी लाइन के करीब है, 2 लाख वाले का। इसकी यस सर, जिसकी फैमिली ज्यादा होगी। हाँ, तो अब इसका मतलब है कि इनकम इज नॉट अ सिंगल इंडिकेटर जिससे हमें इकोनॉमिक स्टेटस का पता चल सके। इसके लिए और मल्टीपल इंडिकेटर है, डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट बातें बताई हैं। इसका जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप उनसे पूछें कि आपकी इनकम क्या है और उस इनकम पे नंबर ऑफ डिपेंडेंट क्या हैं, और उसको डिवाइड करने के बाद जो हासिल रकम आए उसको आपका पर कैपिटा इनकम के साथ कंपेयर करें, और फिर देखें कि पर कैपिटा इनकम के साथ एज एन इंडिविजुअल की जो इनकम है वो किस स्टेटस में लाई कर रही है। जैसे ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा, मैंने इसलिए आगे कर दिया है। द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस विल बी डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग टोटल फैमिली मंथली इनकम इन रुपीज। देखिए पूरी बात लिखी है रुपीज के अंदर, मतलब टोटल फैमिली मंथली इनकम टू नंबर ऑफ डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स। द obtained amount against each person will be compared with per capita income. यहां तक समझ आ गई है? यहां तक कोई बात जो समझ आई और ना समझ आई हो? सर आ गया। गुड। सर फिर उनसे ये भी पूछना होगा कि कितने मेंबर हैं फैमिली के, ये डिपेंडेंट वाले, ये एग्जैक्टली, भी हम उसमें ऐड करेंगे डेमोग्राफिक वेरिएबल में। एग्जैक्टली। सही। मेरा एक क्वेश्चन है वो उसकी इंफॉर्मेशन लिखने से पहले आप सबसे स्केल्स की, इंस्ट्रूमेंट की इंफॉर्मेशन लिखने से पहले, कि मिसाल के तौर पे आप एक स्केल इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके 3 सब स्केल हैं और आप उनमें से एक सब स्केल ड्रॉप करना चाहती हैं, तो आप क्या ऐसा कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं ये तो कैसे? आवाज कम आ रही है लतीफ।
तो आई थिंक हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं, ये लॉजिक देके ये दोनों मैथड वो लगाना तो गलत है। लतीफ आवाज नहीं आ रही। बाकी अच्छा सर आप बताएं चार्ली मेरी आवाज आ रही है? जी जी अब आ रही है। सर मैं कह रहा था कि अगर आई थिंक अगर ये वाला सब स्केल आप चाह रहे हैं स्किप करना चाह रहे हैं तो आई थिंक उस वक्त हम कर सकते हैं जब ये वाला स्केल ओवरलैप कर रहा है हमारी स्टडी के अंदर। गुड गुड गुड। और तो हम ये लॉजिक दे के इसको आई थिंक कर सकते हैं। एक रीजन ये है कि जब आपकी स्टडी के सब स्केल किसी और स्टडी के सब स्केल के साथ ओवरलैप कर रहे हो तब आप इसे ड्रॉप कर सकते हैं। दूसरी रीजन ये है कि आपका कंस्ट्रक्ट जो है ना किसी दो सब स्केल से कंप्लीटली मेजर हो रहा हो, और प्रीवियस रिसर्चेस ये बात साबित कर रही हूँ कि ये दो सब स्केल इज सफिशिएंट टू मेजर योर कंस्ट्रक्ट। तो बाय सपोर्टिंग मतलब by giving the support from the literature you can drop third subscale or fourth subscale और both के मतलब ये यूज नहीं हो सकते। अब उसके लिए मैं एक मिसाल आपके सामने पेश करता हूं और उसके साथ फिर हम उसमें सारी चीजें भी देखेंगे। और द डिप्रेशन मतलब यहाँ पे डैश यूज हुआ है, लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए वो यूज किया गया था जो है ना डिप्रेशन और एंजाइटी को मेजर किया गया था पिछली रिसर्चेस ने, तो हमने स्ट्रेस का स्केल ड्रॉप कर दिया। द डिप्रेशन एंजाइटी स्ट्रेस स्केल वाज डेवलप्ड बाय लोवी बैंड एंड लोवी बैंड 1995 टू गेट quantitative information on three categories of emotional problems which are depression, anxiety and stress. It is a brief variant of original 42 atoms test. It is a 21 atom self-reported questionnaire divided into 3 subscale. Each subscale has 7 atoms rated on 4-point rating scale from ranging from 0 to 3, whereas 0 for did not apply to me at all, I for applied to me some degree, 1 sorry, or some of the time, 2 representing for applied to me to a considerable degree or good part of time, and 3 represent applied to me very much or most of the time. मतलब उसकी स्कोरिंग बतानी है और फिर बताना है stress was excluded as per requirement of the research, as it is evident from previous studies that whenever there is a such situation the stress scale is excluded and the scale is used in a way. तो ये आगे दिया गया है और एटम बताए गए हैं कि डिप्रेशन के लिए कौन सा एटम है और एंजाइटी के लिए कौन सा एटम है, और स्कोरिंग हमने किस तरह डन की थी और रेंजेस, ये सारी चीजें आगे बताई गई हैं। तो ये फिर उसकी रीसेंट लोकल रिलायबिलिटी भी अगर मेंशन कर दी जाए विद साइटेशन, और अगर आप साइटेशन नहीं मिल रही तो आप अपनी स्टडी की रिलायबिलिटी विदाउट साइटेशन ऐड कर सकते हैं इन योर रिपोर्ट राइटिंग और थीसिस राइटिंग, बट इट इज कंपल्सरी फॉर योर सिनॉप्सिस और प्रपोजल राइटिंग। क्या आप प्रीवियस लोकल इंडिजिनस रिसर्चेज में से उनकी रिलायबिलिटी के बारे में बताएं। अगर इंडिजिनस नहीं है तो आप इंटरनेशनल रिसर्चेज में से भी बता सकते हैं। सही है, जो सब स्केल्स हम निकालेंगे वो कैसे निकालते हैं अगर हमने एक्सक्लूड करने हैं? जी वो सब स्केल हम जब एक्सक्लूड करते हैं तो उसके पीछे आप रीजन बताते हैं, जैसे मैंने कहा कि स्केल ओवरलैप कर रहा हो, या आपका जो आप जैसे मेंटल हेल्थ के लिए प्रीवियस रिसर्चेज ने बताया है कि मतलब 3 चीजें आप उसे गौर से सुने। पहली चीज है कि आपका एक सब स्केल किसी दूसरे सब स्केल के साथ ओवरलैप कर रहा हो। जैसे कि मैं एक दफा कहीं पे डिफेंस रिसेंटली ले रहा था तो उन्होंने क्वेश्चनर यूज किया हुआ था फंक्शनल डिसेबिलिटी और सोशल इनहिबिशन। तो फंक्शनल डिसेबिलिटी का जो दूसरा क्वेश्चनर था सब स्केल था वो सोशल इनहिबिशन था। तो ये ओवरलैप कर गया। मतलब अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि फंक्शनल डिसेबिलिटी और सोशल इनहिबिशन इंडिविजुअली, तो आपको फंक्शनल डिसेबिलिटी में
सोशल इनिबिशन का जो पोर्शन है वो एक्सक्लूड करना पड़ेगा। सही। एक बात। दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए कि कुछ रिसर्चेज मेंटल हेल्थ को मेजर करने के लिए डैश का वेरिएंट यूज करती हैं और डैश में डिप्रेशन और एंजाइटी मेजर करती हैं, स्ट्रेस को छोड़ देते हैं, तो उन रिसर्चेज के उसके साथ दे दिया। तीसरी सिचुएशन क्या है कि आपका स्केल तो बहुत अप्रोप्रिएट है, लेकिन एक स्केल का ऐसा सब स्केल है जो आपका एज अप्रोप्रिएट नहीं है, और प्रीवियस रिसर्चर्स भी उस बात का सबूत दे रही हैं और आइटम्स भी हमें बता रहे हैं, तो आप तब की सिचुएशन में भी ड्रॉप कर सकते हैं। उसकी मैं मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप अगर एक्सरसाइज के बैरियर आइडेंटिफाई कर रही हैं तो उसमें, और यंग अडल्ट्स पे कर रही हैं, तो जो फियर ऑफ इंजरी, और नॉर्मल पार्टिसिपेंट पे कर रही हैं, तो जो फियर ऑफ इंजरी है वो प्रीवियस रिसर्चर्स ने बताया कि जब बैरियर्स मेजर कर रहे हो तो जो फियर ऑफ इंजरी है फॉर यंग अडल्ट इज यूजलेस टू मेजर फियर ऑफ इंजरी, तो वो ड्रॉप कर देते हैं फियर ऑफ इंजरी। तो यू कैन आल्सो ड्रॉप द फियर ऑफ इंजरी when you are going to conduct your research on young adults। सही। समझ आ सर गई? एक, हाँ जी, हाँ जी समझ आ गया सर। और मेंटल हेल्थ का कोई रीसेंट स्केल बताइएगा मेंटल हेल्थ इन्वेंटरी के अलावा। यही है हम बेटा, कैसे, रिसेंट तो इस पे कोई स्केल नहीं है ऐसा। कोई मेरे ख्याल में मैं फिर भी आपको, आप मुझे अपना वो वाला स्केल मेरे साथ शेयर कर दे, या मैं आपको रिसेंट कोई अपने कुलीग से पता करके बता देता हूँ कि मैंने मेंटल हेल्थ को लीस्ट स्टडीज में यूज किया है। तो जी इसकी तो एक ही मुझे मुझे पता अडोलसेंट पे है, चाहिए तो वो मुझे मिल नहीं रहा फॉर कोई। एडोलिसेंट, हाँ जी। फॉर एडोलिसेंट मेंटल हेल्थ इन्वेंटरी। मेरे साथ जी कोलीग मेरे बैठे हैं, वो साथ ही सुन रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि नहीं है। तो फिर भी मैं मतलब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो मेरे साथ है कोलीग्स, मैं उनसे पता करूंगा कि अगर कोई मुझे मिल जाता मेरिंग इंस्ट्रूमेंट, मैं खुद भी सर्च करूंगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ओके श्योर सर। कोलीग मेरे बता रहे हैं कि एक है लेकिन वो पेड वेरिएंट है, लेकिन स्टूडेंट पेड वेरिएंट नहीं अफोर्ड कर सकते। ठीक है सर। चलो ठीक है। अब इसमें आपने मतलब ये देख लिया है कि आपने इसमें, अगर हम दूसरी बात करें, एक तो हम ड्रॉप की बात कर रहे थे, दूसरी बात करें तो हमने इसके डेवलपर का नाम बताना है, और उसके बाद बताना है कि अगर वो किसी का ब्रीफ वेरिएंट है तो उसका फुल वेरिएंट के आइटम्स क्या थे और फुल वेरिएंट क्या था। फिर हमने उसकी स्कोरिंग का बताना है, और फिर बताना है कि स्कोरिंग किस तरह है, मतलब कितने पॉइंट लेकर स्केल होगा, और किसको हम 0 to 3 असाइन करेंगे, 1 to 5 असाइन करेंगे, किसको हम 1 असाइन करेंगे, किस मतलब रिस्पांस को, और किस रिस्पांस को हम 5 असाइन करेंगे। और उसके बाद हमने बताना है कि अगर कोई रिवर्स आइटम्स हैं या कोई सब स्केल है तो कौन कौन से आइटम्स मिलके सब स्केल को मतलब मेजर करेंगे, और उनमें से फॉर एग्जांपल अगर आइटम नंबर, मैं मिसाल देता हूँ कि ये आइटम रिवर्स को रेकमेंड पे कोई इस तरह का साइन लगा दूंगा या इनके साथ आर मेंशन कर दूंगा, और फिर लिख दूंगा कि स्टेरिक वाले और या जिनके साथ आर मेंशन किया गया है वो जो है ना रिवर्स कोड होंगे। तो ये चीज मतलब हम इस तरह मेंशन कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसकी स्कोरिंग के बारे में बताएंगे कि स्कोरिंग आप कैसे करेंगे, और फिर उसके बाद आप बताएंगे कि इसकी रिलायबिलिटी, अगर रिसर्च राइटिंग कर रहे हैं, रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं, तो इसकी रिलायबिलिटी आपकी स्टडी में क्या आई है। अगर आप साइनॉप्सिस या प्रपोजल राइटिंग कर रहे हैं तो लिटरेचर में से मोस्ट रिकमेंडेड है कि इंडिजिनस लिटरेचर में से आप कोई साइटेशन देके उसकी रिलायबिलिटी को सपोर्ट करें, जिससे पता चले कि ये स्केल कल्चरली फेयर है, कल्चरली बायस नहीं है। प्रीवियसली रिसर्चर्स ने भी इसे इस इंडिजिनस लोकल नेशनल कल्चर के अंदर यूज किया हुआ है, और ये अच्छी रिलायबिलिटी रखता है। यहाँ तक बात समझ आ गई है? यस सर। गुड। तो मेरे ख्याल में हम अपने सेशन का यहाँ पे अख्ताम करते हैं, और नेक्स्ट हम अपना सेशन जो कल वाला है उसमें थोड़ा सा हम ये डिस्कस करेंगे, मतलब मेथड का जो रिमेनिंग पोर्शन है और कोई क्वेश्चन होंगे तो वो हम एड्रेस करेंगे, और उसके साथ ही हम जो है ना नेक्स्ट जो है ना डेटा एनालिसिस की तरफ जाएंगे। और डेटा एनालिसिस में आप सबके लिए मतलब ज़्यादा अच्छा ये है कि आपके पास हैंड्स ऑन प्रैक्टिस साथ साथ करते रहे,
और जिनके मतलब अगर डेटा कलेक्ट हो चुका है वो आप अपना साथ रिजल्ट्स बनाते रहें तो वो ज़्यादा मतलब इफेक्टिव हो जाएगा सबके लिए। तो मतलब नेक्स्ट क्लास में मोस्ट लाइकली हम डेटा एनालिसिस स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये हमारे पास लतीफ़ 3rd वीक है ना। यस सर। ओके, हम डेटा एनालिसिस नेक्स्ट क्लास में शुरू कर देंगे। और यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे साथ पूछ सकते हैं, वरना आज मुझे सर तो मेरा लेक्चर क्वेश्चन है। देने का मजा आया। पार्टिसिपेंट बेशक कम थे लेकिन इनर्जेटिक थे। सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी पूछिए। सर हम कोई स्केल यूज कर रहे हैं तो लेकिन उसके 40 आइटम्स हैं टोटल, लेकिन 28 जो हैं वो वैलिड हैं और उनकी वैलिडिटी है, यानी कि लेकिन कुछ आइटम्स उसमें हैं जिनकी फेस वैलिडिटी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो कुछ स्टडीज में यूज हुए हुए हैं। तो हम यूज करने के बाद उसी का रेफरेंस डाल के ये एक्यूरेट हो जाएगा हमारा काम, या ये नहीं होएगा? जब राइटअप की बेहतरीन और खूबसूरती है कि आप जो रेलिवेंट चीजें हैं आप उन्हीं को इंक्लूड करें, मतलब आप उनमें सर सर वही कोई और स्केल मिल नहीं रहा, लेकिन जो मिल रहा है ना तो उसके 28 आइटम जो है उनकी फेस वैलिडिटी है, लेकिन मेंशन भी किया हुआ है कि उसके 8-10 आइटम हैं जिनकी फेस वैलिडिटी नहीं है, उसके बावजूद वो यूज हो रहा है। फेस वैलिडिटी कोई इतना बड़ा कंसर्न नहीं है कि मतलब हम्म, आइटम की फेस वैलिडिटी होना लाजिम है। और बड़ी वैलिडिटी के टाइप्स हैं, कंटेंट वैलिडिटी इंडेक्स है, वो कंस्ट्रक्ट नहीं है। वैलिडिटी है, फैक्टर एनालिसिस। आप देखें कि उनका जो फैक्टर एनालिसिस हुआ है उसमें वो हम्म, 8 आइटम लोड हुए हैं। अगर हुए हैं तो आप फेस वैलिडिटी की बात भी ना मेंशन करें तो मतलब मेरे ख्याल में कोई बड़ा मसला नहीं। फेस वैलिडिटी तो ये है कि आपका आइटम लगना चाहिए कि उस चीज को मैयर कर रहा है, और ये मोस्ट कॉमन टाइप है और ऑब्सलीट हो चुकी है, मतलब ज्यादा हम्म, प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है। जैसा आगे ठीक है। क्यूरियोसिटी को मेजर करते हैं, उसमें आगे क्या आपको पूजा करते हैं, तो आपके लिए क्यूरियोसिटी को नहीं है इस तरह का है। और कोई क्वेश्चन? चलिए फिर सेशन एंड करते हैं लतीफ। बहुत शुक्रिया आप सबका, बड़ा एनर्जेटिक आपने पार्टिसिपेट किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। हाफिज।